लद्दाख में एलएसी पर झड़प वाली जगह से पीछे हटे चीनी फौजी। जराये के मुताबिक पीपुल्स सेलिब्रेशन ऑफ आर्मी के फौजियों को टेंट हटाते और बख्तरबंद गाड़ियों से आलात समेत फौजियों को पीछे हटते देखा गया। कोर कमांडर सतह की मीटिंग में कायम रजामंदी के बाद एतमाद की बहाली की जानिब ये पहला कदम। आज है जनसंघ के बानी, मुफक्किर और माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यौम पैदाइश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की यकजहती और तरक्की में ताउन के लिए डॉक्टर मुखर्जी को किया नमन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 100 स्कूटी शेरनियों को अवामी खिदमत के लिए किया वक्त। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जुराइम को रोकने के लिए इस टीम को दिखाई हरी झंडी। और आज है सावन का पहला सोमवार। मुल्क भर के शिव मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया रुद्र अभिषेक। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। लद्दाख हकीकी कंट्रोल लाइन पर झड़प वाली जगह से चीनी फौजियों के पीछे हटने की शुरुआत हुई है। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक चीनी फौजी अपनी तरफ की हकीकी कंट्रोल लाइन से पीछे हटते देखे गए हैं। पीपल्स सेलिब्रेशन आर्मी के फौजियों को टेंट हटाते बख्तरबंद गाड़ियों आलात को पैक करते हुए और वापस ले जाते हुए देखा गया है। चीनी फौज के इस कदम को 30 जून को चूसल में दोनों अफवाज के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत में हुई रजामंदी के मुताबिक उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। डीडी न्यूज ने 24 जून को भी, मोल्डो में 22 जून को हुई कोर कमांडर की बातचीत के बाद भी अपने नाजरीन को मालूमात फराहम कराई थी। चीनी फौजी अपने इलाके में हकीकी कंट्रोल लाइन से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे थे। माहिरीन तालीम, मुफक्किर और भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज यौम पैदाइश है। कोलकाता में उनकी पैदाइश 6 जुलाई 1901 को हुई। वो जब तक जिंदा रहे मुल्क की यकजहती को महफूज रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के मुकम्मल इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिश करते रहे। वो जम्मू कश्मीर में जाने के परमिट के खिलाफ भी लड़े थे और नारा था, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में उन्हें नमन करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मिसाली ताउन रहा है। उन्होंने मुल्क की यकजहती को मजबूत करने की मुस्तक़बिल कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके ख़यालात और उसूलों से मुल्क के करोड़ों लोगों को तरग़ीब मिली है। कोरोना बहरान को मौक़े में तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत ने खुद कफील भारत के लिए कदम उठाए और अब डिजिटल दुनिया की तब्दील हुए चैलेंजेस के पेश नज़र ऐप के शोबे में खुद कफील बनना ज़रूरी है। इसे देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक ऐप को फ़रोग देने के लिए मदद भी दी जाएगी। 2 तरीक़ों से ये चैलेंज काम करेगा, बने हुए ऐप को फ़रोग देना और नए ऐप बनाना। बेहतरीन और पेशेवर आईटी प्रोफेशनल्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे साधन संपन्न देश है। अब देश को एप्लीकेशन यानी ऐप के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इसका मकसद है देश में इनोवेटिव ऐप का इकोसिस्टम तैयार करना। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चैलेंज का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, आज विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय में अपार उत्साह है। इसके लिए @GOLMEITY और @AIM2Innovate मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने लिंक्डइन अकाउंट पर चैलेंज के बारे में विस्तार से पीएम मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये चैलेंज 2 ट्रैक पर चलेगा। पहला चैलेंज देश के मौजूदा ऐप को प्रोत्साहित करने का होगा। दूसरी चुनौती नए विश्व स्तरीय ऐप बनाने की। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, व्यापार, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं ऐप को विकसित करने में और आगे बढ़ाने में सरकार की मिलेगी मदद। ट्रैक 1 मिशन मोड में चलेगा। 1 महीने के भीतर मौजूदा ऐप की होगी पहचान। ट्रैक 2 नए ऐप बनाने और उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी को परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों की चुनौतियों को कम करने के लिए नए ऐप बनाने के सुझाव भी दिए। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी
हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। हाल ही में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में ऐसे ऐप बनेंगे जो न सिर्फ यहाँ की जरूरतें पूरा करेंगे बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरी होंगे। एक राष्ट्र में एक प्रधान एक निशान एक विधान के अनाउंसर कौमी मुफक्किर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर आज गोरखनाथ मंदिर अहाते में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गुलाए अकीदत पेश कर खिराज अकीदत पेश किया। जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर 5 पौधे लगाने की मुहिम के सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर अहाते में पौधा लगाकर प्रोग्राम की शुरुआत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 100 स्कूटी शेरनियों को गोरखपुर पुलिस के तवज्जो से अवामी खिदमत के लिए वक्फ किया। वजीर आला ने इस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खवातीन के खिलाफ बढ़ रहे जराइम के तमाम वारदात के बाद ये महसूस किया गया कि खातून पुलिस एहलकारों की जानिब से गश्त करना जरूरी है। ऐसे में एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी ने खातून पुलिस एहलकारों की दिक्कत को समझा और CSR फंड से गोरखपुर पुलिस को 100 स्कूटी देने का फैसला किया। अफसरान के मुताबिक महिला थाना समेत जिले में कुल 28 थाने हैं। सभी थानों को 2-2 स्कूटी दी गई हैं। इससे कबल वजीर आला ने गोरखनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 933 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 19,109 लोग कोरोना इन्फेक्शन से पूरी तरह सही हो चुके हैं, जिनमें से 348 गुज़िश्ता 24 घंटे में सही हुए हैं। रियासत में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद 8,718 है। रियासत में सैंपल टेस्ट की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,918 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक रियासत में 8,987 टेस्ट लिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 933 केसेस आए हैं। आज जो रिलीज की सूचना है पिछले 24 घंटे में लगभग 348 है। अभी तक जो कुल डिस्चार्ज है वो 19,109 हो गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 24 डेथ्स की सूचना रिपोर्ट की गई है। पिछले 24 घंटे में जो 24 की सूचना है उसके अनुसार कुल 809 डेथ्स हैं और अब कोविड पॉजिटिव जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 8,718 है। यानी कुल मिलाकर 8,718 लोग जो है अभी अस्पतालों में हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और उनको रिलीज अभी चरणों में अपना समय जो निर्धारित है वो पूरा करके वो बाहर आएंगे। पिछले 24 घंटे में जो सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं उनकी संख्या 25,918 है। यानी 25,918 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। अब तक कुल सैंपल्स जो टेस्ट किए गए हैं प्रदेश में वो 8,87,997 है। वजारत सेहत ने भारत में कोविड-19 की ताज़ा मालूमात शेयर कर दी हैं। वजारत के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। आज की तारीख में रिकवरी रेट बढ़कर 60.8
5% यानी 61% के ऊपर चला गया है। कुल 4,24,432 मरीज इन्फेक्शन से निजात पाकर घर लौट गए हैं, जबकि इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 2,53,287 हो गई है। अब तक कोविड से भारत में 19,693 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल की जानिब से कोरोना वायरस के 2 मुल्की वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिलने को वबा के खात्मे की शुरुआत बताया जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के साइंसदान वेंकटेश्वर ने कहा कि कोवैक्सीन जायको-डी के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिलने से कोरोना के खात्मे की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत वैक्सीन की पैदावार में दुनिया भर में एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है। यूनिसेफ को टीकों की सप्लाई 60% भारतीय टीका बनाने वालों की जानिब से की जाती है। वेंकटेश्वर ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस का टीका दुनिया में कहीं भी बन सकता है, लेकिन भारत के टीका बनाने वालों की शमूलियत के बगैर जरूरी मकदार में वैक्सीन की पैदावार मुमकिन नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में 140 से ज्यादा टीकों पर काम जारी है। इनमें से 11 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल की सतह पर हैं। मुल्क में इस वक्त कोवैक्सीन और जायको-डी के अलावा 6 दीगर मुल्की कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन 15 अगस्त तक बना लेने की आखिरी तारीख तय करने से जुड़े मामलों पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब वजाहत पेश की है। ICMR ने कहा है कि आलमी तौर से मंजूर जवाबित के तहत ही फास्ट ट्रैक वैक्सीन बनाई जाएगी। ICMR का कहना है कि वैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई है। अब ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 और फेज 2 की शुरुआत होनी है। वैक्सीन को लेकर ICMR का अमल आलमी सतह पर मंजूर पैमानों के मुताबिक सही है। ICMR का कहना है कि हमारा मकसद जल्द अज जल्द सभी मराहिल को पूरा करना है ताकि बगैर किसी ताखीर के आबादी पर मबनी तजुर्बात की शुरुआत की जा सके। गौरतलब है कि हालिया कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली है। ICMR की जानिब से जारी खत के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो उम्मीद है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। रियासत के वजीर तिब और सेहत और इंचार्ज वजीर जय प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर में कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपनी मुहिम को तेज किया है। उन्होंने बताया कि मगरिब के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, हापुड़, फिरोजाबाद और कानपुर अजला में इंटेंसिव टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अब रियासत के दीगर अजला में भी घर घर जाकर जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर महानगरों में भी एंटीजन टेस्टिंग शुरू की गई है। वजीर सेहत ने बताया कि देह इलाकों में मुतासिर लोगों की जांच के लिए आशा कारकुनान घर घर राब्ता कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टाइप की इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे लोगों में कोविड-19 के खदशात बढ़ जाते हैं। इंचार्ज वजीर ने कहा कि तीसरे फेज में हम दीगर बीमार लोगों का भी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। इसकी भी हुकूमत मॉनिटरिंग कर रही है। हुकूमत का मकसद शरह अमवात को कम करना है। आया था आगरा में, तब से लेके हमारे टेस्टिंग की कैपेसिटी जहां 200 प्रतिदिन था वो आज 26,000 प्लस हो गया प्रतिदिन। और उसके साथ जो हमने और भी अपने अस्पतालों में जो उपकरण लगाए, जिसमें हर जनपद अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन जो 20 से 25 टेस्टिंग कर सकता है प्रतिदिन 1-1.5 घंटे के अंदर। बहुत भारी संख्या में दिल्ली के स्तर से इन्फेक्शन हमारा बढ़ा है, जो करीब 7-8 जनपद पश्चिम के हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, फिरोजाबाद, आगरा तक और लखनऊ का कुछ और कानपुर का। इन जिलों में विशेष करके हमारे बढ़े भी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इन बड़े बड़े शहरों में और पश्चिम के 7-8 जनपदों में हमने एंटीजन टेस्टिंग, जिसमें आधे घंटे का टेस्टिंग में है, उसका पॉजिटिविटी को देखते हुए कल से हम लोग ने प्रारंभ किया है। वन महोत्सव के मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में कल्याणी नदी के पुश्ते पर शजरकारी की। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल्याणी नदी को वजूद में लाने का जिक्र किया था। पोशीदा हो चुकी कल्याणी नदी को कदीमी शक्ल में लाने के लिए कोरोना बहरान के दौर में लौटे महाजिर मजदूरों ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में कल्याणी नदी के पुश्ते पर मुनक़िद शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गवर्नर ने शजरकारी की बड़ी मुहिम में तेज़ी लाने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अहद करें कि अपने बच्चों की पढ़ाई ज़रूर कराएंगे।
बहुत अच्छा काम हुआ और देखने के बाद एक हृदय में संतोष होता है, दिल में संतोष होता है कि जो हमारी नदी, हमारी कल्याणी नदी जो हमारे लिए कल्याण का काम करती थी, पानी देती थी, हम इससे पानी लेकर खेती करते थे, हमारे बच्चों को हम खिलाते थे, ब्याह करते थे, सब कुछ करते थे, वो आज नदी सूख गई। सबके दिल में वो होता तो होगा कि उसका कुछ करना चाहिए, खोदना चाहिए, नदी को जीवित करना चाहिए, लेकिन शुरुआत कौन करे, शुरुआत कौन करे, कैसे करे? और ये काम हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक काम करने की शुरुआत करवाई। इसकी वजह से आज कल्याणी नदी आप सबके लिए कल्याणमय बनेगी। मित्रों, जल ही हमारा जीवन है, जब तक जल नहीं रहेगा हम जिंदा नहीं रह सकते। वन है तो हम हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के चरणों पे पदचिन्हों पे आगे बढ़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री की जो सोच है, हमें ऐसे पुनर्जीवित नदियों को जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेके बलिया तक जो उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों से होकर बहती है, उसको अविरलता और निर्मलता के लिए हम काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि अगली बार प्रयागराज में जो सबसे बड़ा महाकुंभ लगा था, आपने अपनी स्वच्छता का परिणाम पूरी दुनिया के सामने रखा। रियासत के वजीर बराए माहौलियात, जंगलात और आबो हवा दारा सिंह चौहान ने कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मालूमात फराहम कराई कि पूरी रियासत में मिशन शजरकारी 2020 के तहत 25 करोड़ से जायद पौधे लगाए गए। दारा सिंह चौहान ने बताया कि अद्वियाती पौधों, फलों और सहजन जैसे पेड़ों की चीजें अमराज से लड़ने की सलाहियत में इजाफा और मुकव्वी ग़िज़ा की सप्लाई कर हमें कोविड-19 जैसे अमराज से लड़ने के अहल बनाते हैं। नबातियात और जंगलाती जानवरों के तुनों कोविड-19 और दीगर खतरनाक वायरस और नुकसानदेह बैक्टीरिया पर काबू पाने में अहम रोल निभाते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम, खासकर ख़वातीन और बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी के मसले के पेश नज़र शजरकारी मिशन 2020 के तहत हर गाँव में घर के अहाते में सहजन का एक पौधा लगाया गया है। दारा सिंह चौहान ने बताया कि रियासत में गंगा के किनारे आबाद 27 अजला में दोनों किनारों से 10 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 67 लाख से जायद पौधे लगाए गए हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा जो माननीय मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ लक्ष्य दिया था, उससे भी ज़्यादा हम लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है पिछली बार भी, और मैं कह सकता हूं, जब से उत्तरांचल उत्तर प्रदेश अलग होने के बाद जो हमारा वृक्षावरण बहुत कम रह गया था, 6 पॉइंट के करीब, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री की पहली चिंता थी, इस प्रदेश को हरा भरा करने के लिए, इससे ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री की चिंता इस बात से जाहिर होती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ही सबसे पहली चिंता उन्होंने किया इस प्रदेश को हरा भरा करने के लिए, इस प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए। और आपने देखा नित नए लक्ष्य उन्होंने हमें दिया और हमने उसको ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ हमारे विभाग के लोगों ने और उत्तर प्रदेश के 26 विभाग डिपार्टमेंट से मिल करके उसको अपने मुकाम तक पहुंचाया, उसको पूरा किया। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य दिया था, वो भी दुनिया में एक इतिहास हमने रचने का काम किया था, जो रिकॉर्ड बना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कुछ कारणवश तो नहीं हो पाया, लेकिन दुनिया में एक इतिहास बना कि 22 करोड़ आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक फिर इतिहास रचने का काम किए। उस रिकॉर्ड को तोड़ करके हमने एक इतिहास रचने का काम किए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। हालांकि इस साल सावन के महीने में हर साल जैसी धूमधाम देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सबब ज्यादातर लोग अपने घरों में भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, लेकिन मुल्क के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन महाकालेश्वर में आज सावन के पहले सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि सभी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं।
पुजारी भी चेहरे पर मास्क लगाकर पूजा कर रहे हैं। हर हर महादेव के मंत्र उच्चारण और घंटियों की गूंज के दरमियान भोले भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अकीदतमंदों ने बाबा अमरनाथ की खुसूसी पूजा अर्चना की। सावन माह के पहले सोमवार के मौके पर आज रियासत भर में अकीदतमंद शिव मंदिरों और शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। लखनऊ में मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों का पहुंचना शुरू हो गया था। अकीदतमंद भगवान शिव को बेलपत्र, दूध और गंगाजल चढ़ाकर उनकी आराधना करते नजर आए। कसीर तादाद में खवातीन भी पहुंची। मंदिर के महंत विद्यागिरी ने अकीदतमंदों से अपील की कि वो कोरोना वबा के पेश नजर पूरी तरह एहतियात बरतें और मंदिर में किए गए बंदोबस्त का ख्याल रखें। कोविड-19 कोरोना काल में चूँकि मंदिर तो हम लोगों के 8 जून को खुल गए थे, परंतु आज सावन का प्रथम सोमवार है और वैसे तो हम लोगों के लिए विशेष महत्व और पर्व होता ही है सावन का, परंतु इस बार विशेष ये है कि सोमवार के दिन प्रारंभ हो रहा है सावन और सोमवार को ही वो समाप्त हो रहा है। यानी इस माह भोलेनाथ की विशेष कृपा शिव भक्तों पे होने वाली है। इसलिए आप लोग जो वर्ष भर व्रत नहीं रख सकते हैं सोमवार का, अगर इन 5 सोमवारों को व्रत रखते हैं तो वो पूरे वर्ष भर का पुण्य प्राप्त होता है। और इस कोरोना काल में हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से कि इस महामारी से हम लोग को निकालें बाहर। 5 सोमवार पड़ेंगे। इन 5 सोमवारों में सावन का महीना शुभ होता है, जिसमें माँ पार्वती ने बेलपत्र ग्रहण करके इन श्रावण मास के सोमवारों में अपने शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत महान तपस्या की थी। इसलिए ये सावन का सोमवार मनाया जाता है। प्रयागराज जिले के मैदानी इलाके कुरांव और बारा तहसील, जिसने धान का कटोरा के नाम और इलाहाबादी सेब या अमरूद से अपनी पहचान बनाई है, अब ये सेब की खेती के लिए भी जाने जाएंगे। कश्मीर की ठंडी घाटियों से उतरकर अब इस सेब ने प्रयागराज की सरजमीन पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं और अब इलाहाबादी अमरूद के बाद इलाहाबाद के सेब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने को तैयार हैं। जिले की बारा तहसील के रामपुर गांव के रिहायशी रुद्र प्रताप सिंह और राकेश सिंह ने पठारी इलाके में सेब की खेती करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, पहले 2-3 पौधे उगाए, फिर 20, आज 150 से ज़्यादा पौधे हैं जिनमें फल भी हमारे आए। अब फल को देखकर संतुष्टि हुई और सफलता की खुशी भी हमको हुई। किसानों को यही कहेंगे कि सेब की खेती करें, यहाँ पे हो सकती है, इसमें कोई शक की अब बात नहीं रह गई। चूँकि ये किया हूँ और प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने है, इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो रुद्र प्रताप सिंह है वो पत्थल पे दूब उगा दिए सर। वो बॉम्बे में रहते हैं लेकिन यहाँ पत्थल पे, मतलब महाराष्ट्र से वहाँ जो आपके हिमाचल प्रदेश के जो है नस्ल की सेब के पौधा, उसको हमारे पथली जमीन में उत्तर प्रदेश में उगा दिए हैं सरकार। जो 42 डिग्री मानसून पे होता है सर, वो मतलब कि सरकार हमारे इधर गर्मीली ज़मीन पर उगा दिए हैं सर। उसका मैं फल भी देखा हूँ सर, हर एक चीज़ देखा हूँ सर। उनसे अच्छा इधर मतलब अपने उत्तर प्रदेश में फल सेब की खेती नहीं देखा हूँ सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ सर कि इतनी अच्छी खेती अपने उत्तर प्रदेश में कर दी है सर। संभल के गुन्नौर तहसील हल्के का गांव भीरावटी झील के किनारे आबाद है, जहां झील धीरे धीरे अपना वजूद खो चुकी है। झील की जमीन पर देही बाशिंदों ने अपना कब्जा कर रखा था। एसडीएम दीपेंद्र यादव ने ग्राम सभा के 168 बीघा जमीन को कब्जे से आजाद कराया था, जिस पर इंतजामिया ने वेटलैंड की तामीर की स्कीम तैयार की थी, जिसके सबब जमीन के चारों तरफ 8 फीट ऊंची कच्ची बाउंड्री वॉल की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। वेटलैंड में 40 बीघे जमीन पर मसनूई झील की तामीर की गई है। इस झील पर इंतजामिया ने 50,000 पौधे लगाने की स्कीम तैयार की है। इस जमीन पर खेलकूद के मैदान की तामीर भी स्कीम में शामिल है। लॉकडाउन के दौरान महाजिर मजदूरों, मनरेगा मजदूरों को यहां काम मिला है। अब तक 3,500 मनरेगा मजदूरों को काम मिल चुका है। तकरीबन 15,000 मजदूरों को काम का और फायदा मिलेगा। संभल जिले के गिन्नौर के एसडीएम ने बताया कि 20 लाख रुपए का बजट मुजव्वजा है।
गांव घरावटी का रहने वाला हूं और यहां पे वेटलैंड बन रहा है और मनरेगा का कार्य मिला, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में वेटलैंड बन रहा है। कोरोना की महामारी के तहत ये मनरेगा की में हमें काम कर रहे हैं, हमें झाड़ी ठीक मिल रही है। सरकार को धन्यवाद। यहाँ सारस को बचाने के लिए वेटलैंड का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा। और नरेगा के तहत, एक मनरेगा के तहत काम चल रहा है। अच्छा। और कोरोना महामारी में हमें रोजगार मिल रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार हैं हम। जनपद संभल के गांव घिरौटी में एक सरकारी भूमि थी जो लगभग 170 बीघे के आसपास है। स्थानीय माप के अनुसार वो अवैध कब्जे में थी। उसे चारों ओर से किसानों ने उसकी मेड़ तोड़कर अपने खेतों में मिला लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराने जाने के उपरांत हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की ताकि भविष्य में ज़मीन कभी कब्जे में ना होने पाए। इसके लिए एक ऊंची मेड़बंदी मिट्टी की कराए जाने की योजना तैयार की गई। 5 फीट से लेकर 8 फीट ऊंची मेड़ बनाना, गहरी खाई खोदना, जिससे कि भविष्य में कभी कब्जा इसमें ना होने पाए। इसके बाद चूँकि काफ़ी बड़ी ज़मीन है, 170 बीघे ज़मीन काफ़ी बड़ी ज़मीन है, इसको जन उपयोगी बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई। लोगों से चर्चा पर चर्चा की गई, गांव के स्थानीय लोगों से उनकी आवश्यकता के बारे में जानकारी ली गई, तो कुल इसके 4-5 आयाम सामने आए। तो हम लोगों ने इसमें 50,000 वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इसमें एक कृत्रिम झील बनवाई जा रही है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने 20 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ये मनरेगा के तरफ से सरकार की एक योजना है, महात्मा गांधी कार्य रोजगार गारंटी योजना है। इसमें लगभग 3500 लोगों को काम अभी तक मिल चुका है और पूरे इस कार्य के दौरान लगभग 15,000 लोगों को कार्य मिलने की संभावना है कि लगभग 15,000 मानव दिवस होंगे जो लोग इस पे काम करेंगे। अलीगढ़ जिले में महकमे तालीम की जानिब से दर्जा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों की किताबों की तकसीम की जा रही है। जिले में 1766 प्राइमरी और 733 जूनियर हाई स्कूल हैं। इनमें तकरीबन 2,28,000 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें हिंदी की कलक, रियाजी की गिनतारा और संस्कृत की किताबें बच्चों के वालिदैन को स्कूल में बुलाकर दी जा रही हैं। साथ ही कोविड-19 के इन्फेक्शन के पेश नज़र सरपरस्तों को सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किताबों के सेट दिए गए हैं। BSA ने बताया कि 17 लाख किताबों में से 11 लाख किताबें आ चुकी हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है। 6 लाख किताबें ब्लॉक पर जा चुकी हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर न हो। वहीं बच्चों के सरपरस्तों का कहना है कि किताबें मिलने से बच्चे घर पर रहकर पढ़ सकेंगे। एक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक वर्ष वितरित की जाती हैं। चूँकि इस बार परिस्थितियाँ अलग हैं, कोविड-19 के माहौल में बच्चों को घर पे ही रहना है। हम ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था लगातार अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। टीवी और रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। चूँकि पुस्तकें सबसे मुख्य चीज़ होती हैं पढ़ाई में, तो हमारे पास इस समय 17 लाख किताबों में से लगभग 11 लाख किताबें आ चुकी हैं, जिनका सत्यापन हो चुका है, और 6 लाख किताबें ब्लॉक पर जा चुकी हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि गार्जियंस बाकायदा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आएँ और किताबें लेकर के जाएँ। यदि कोई बच्चा या उसके गार्जियंस किताब लेने में अक्षम हैं स्कूल तक आने में, तो हमने व्यवस्था की है कि हमारे टीचर्स उसको घर तक पहुँचाएँगे और उनको किताबें दे करके आएँगे। इंग्लिश मीडियम एलमपुर में कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के अभिभावकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है, जिससे उनकी ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वो बाधित न हो और बच्चे किताबों को अध्ययन करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और आज किताबें वितरण हो रही हैं। उन्हें लेने के लिए, किताबें लेने के लिए मैं आया हूँ, जो घर पर बच्चे आराम से पढ़ते रहेंगे। प्राइमरी स्कूल में आई हूँ मैं, जो किताबें मिल रही हैं जो बच्चन के पढ़ने के लिए, क्या करें, जो बच्चे मेरे घर पे पढ़ सकते हैं। भदोही जिले में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरी है। जिले के अलग अलग हलकों में आसमानी बिजली गिरने और ज्यादा बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 की मौत आसमानी बिजली गिरने से और एक लड़की की मौत ज्यादा बारिश के सबब गिरी दीवार की जद में आकर हुई है।
वहीं आसमानी बिजली की जिद में आकर 6 लोग झुलस भी गए हैं। इंतजामिया के अफसरान का कहना है कि आसमानी बिजली और ज्यादा बारिश की वजह से जिनकी मौत हुई है उन सभी के अहले खाना को माली मदद मुहैया कराई जाएगी। महलूकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज सायंकाल 2:30 बजे के पश्चात आकाशीय विद्युत गिरने से एवं अतिवृष्टि होने से सुरेश यादव पुत्र वेदनाथ यादव निवासी सेवापुरी उम्र लगभग 35 वर्ष व राजकरण पाल पुत्र रामलखन पाल उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी डंगहर थाना सुरियामा व प्रीति पुत्री विकट पाल उम्र 15 वर्ष निवासी सराय छत्रसा। ये 3 लोगों की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हो गई। इसके अलावा गुड़िया पुत्री लालचंद सरोज निवासी ग्राम रया ये अपने कच्चे मकान में सोई हुई थी। अतिवृष्टि से उस मकान की छत व दीवार एकाएक भरभरा के बैठ गए, उसी में उसकी दब के मृत्यु हो गई। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।